नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी डमरू और घंटा बजाते नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी गुंजी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के स्थानीय लोगों के साथ वहां के जवानों से बातचीत की। आपको बता दें कि पीएम मोदी गुरुवार सुबह पिथौरागढ़ में जोलिंगकोंग पहुंचे, जहां उन्होंने आदि कैलाश की भी पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर गुंजी गांव की है, जहां पीएम ने आईटीबीपी के जवानों से बातचीत भी की। तो ये वो दोनों तस्वीरें हैं, जहां पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री तो दोनों ही तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर जोलिंगकोंग की है, जहां पर प्रधानमंत्री ने पूजा की, डमरू बजाते और शंख बजाते नजर आए। तो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से वहां पर पहुंचकर मुलाकात की है। स्थानीय लोगों से, स्थानीय कलाकारों से, हैंडीक्राफ्ट उद्योग में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिलाओं से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। फतेहपुर में सीवर लाइन की परियोजना पास हुई है, जिसको लेकर शहर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जिसको देखकर केंद्रीय मंत्री वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जनता का आशीर्वाद व परियोजना के बारे में बातचीत की। साथ ही उनकी आंखों से आंसू भी निकल आए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने बुधवार को 6 राज्यों यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में छापेमारी की है। ये सर्च ऑपरेशन पीएफआई के 12 ठिकानों पर चल रहा है। पीएफआई को पिछले साल आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते बैन कर दिया गया था। खबरों के मुताबिक राजस्थान के टोंक, कोटा, गंगापुर में एनआईए की टीम ने देर रात दबिश दी है। कई संदिग्धों को पकड़ा गया है। केंद्र सरकार ने पिछले साल 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों पर 5 साल का बैन लगाया था। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। संगठन के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले। केंद्र सरकार ने यह एक्शन यूएपीए के तहत लिया है। सरकार ने कहा कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। दिल्ली की द्वारका पुलिस ने यौन उत्पीड़न की 2 शिकायतों के आधार पर विनोद कश्यप नाम के 33 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया है। द्वारका नॉर्थ थाने में दर्ज 2 मुकाबलों में पुलिस विनोद की तलाश काफी समय से कर रही थी। दो अलग अलग कंप्लेनेंट हैं। उन्होंने कंप्लेंट किया कि ककरोला एरिया में एक विनोद कश्यप नाम का व्यक्ति है, जो एक माता दरबार चलाता है और उसका यूट्यूब चैनल भी है, जिसके काफ़ी फॉलोअर हैं। तो वो उसके पास अपने कुछ समस्या लेकर आए थे और फिर वहाँ पे जो जागरण और दरबार होता है उसमें पार्टिसिपेट किए थे। और उन्होंने बताया कि एक दिन दोनों को अलग अलग दिन ऐसे बुलाया और उसके बाद जो है उनको उनके परेशानियों को दूर करने के बहाने से और उस तरह बातचीत करते हुए फिर उनको सेक्सुअल असॉल्ट किया। तो इसमें हमने विनोद कश्यप नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी कर। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा ईडी के ऑफिस पहुंचे। सर्वेश मिश्रा को पूछताछ के लिए ईडी ने बुधवार को दूसरी बार बुलाया। इस दौरान सर्वेश मिश्रा ने कहा कि देश के कानून और संविधान पर भरोसा है। वहीं दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और अब आप विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में वित्तीय हेराफेरी की जांच का बयान पर कहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप।
उसके बाद मोदी जी ने हमारे एमएलएज के ऊपर झूठे झूठे केस करने चालू कर दिए। हमारे आम आदमी पार्टी के एमएलएज पे अभी तक 170 से ज़्यादा केस कर चुके हैं, 170 से ज़्यादा, और उनमें 140 से ज़्यादा केसेस में जजमेंट आ चुके हैं, जिसमें सारे जजमेंट मोदी जी के खिलाफ हैं। सारे जजमेंट हमारे पक्ष में आए हैं कि झूठा केस किया गया हमारे एमएलए के खिलाफ, झूठी एफआईआर की गई, झूठी गिरफ्तारी की गई, गलत गिरफ्तारी की गई। उसके बाद इन्होंने पिछले 2 साल से हमारे मंत्रियों को और सीनियर नेताओं को अब गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, इन्होंने कल अमानतुल्लाह खान के यहाँ ईडी की रेड की। मामला चूंकि कोर्ट में है, मैं सब जुडिस है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आपने मनीष सिसोदिया के केस में पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, अगर आपने वो सुनवाई सुनी हो, तो जिस तरह से जज बार बार उनसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि कोई तो सबूत दो, कोई तो सबूत दो, इन लोगों के पास एक भी सबूत नहीं था मनीष सिसोदिया के खिलाफ। तो इसका मतलब सारे के सारे केसेस झूठे किए जा रहे हैं। कल जो अमानतुल्लाह खान के यहाँ रेड हुई, वो भी एक तरह से, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए मोदी जी की पूरी मुहिम है, उसी का एक हिस्सा है। आज तक एक नए पैसे का कहीं कोई हेरा फेरी नहीं निकली। मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूं, आप इतनी इंक्वायरी हमारी, बोले बस घोटाला कर दिया केजरीवाल ने, सड़कों का घोटाला कर दिया, बिजली का घोटाला कर दिया, पानी का घोटाला, इतने घोटाले, इतनी जांच करा ली। एक नए पैसे का मैं चैलेंज करता हूं, एक नए पैसे का अगर आपको कहीं कुछ मिला हो, अगर मिला हो तो आपको लगता है मेरे को छोड़ देते मोदी जी, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। तो ये सारी की सारी जितनी जांच चल रही है, ये सारी फर्जी जांच है और उनका। वहीं आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों पर क्या कुछ कहा है, वो भी सुनाते। ईडी ने रेड की और मैं आज मुख्यमंत्री से मिला हूं। मैंने सारी उनको बात बताई है कि 12 घंटे तक सारे उन्होंने हमारे मोबाइल ले लिए, हमें अलग बिठा दिया, मेरे पूरे घर को सर्च किया, मेरे बेड को, मेरी अलमीरा को, मेरे कपड़े, हर एक चीज़ उन्होंने देखी, लेकिन मेरे घर में कुछ मिला नहीं उनको। और मेरे घर में पहले भी एक बार एसीबी ने सर्च किया था, तब उनको कुछ नहीं मिला था, और आज सर्च किया, आज भी उनको कुछ नहीं मिला। मेरा एक मोबाइल था, वो मोबाइल लेकर गए, जिसको सीज़ किया गया, सीज़ मेमो मुझे वो देकर गए हैं। और मैंने जब उनसे ये पूछा कि भाई आप किस एफआईआर के तहत आए हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि 2016 की कोई दिल्ली वक्फ बोर्ड की एफआईआर है, जब वक्फ बोर्ड भंग किया गया था, और वो तो ऑलरेडी जो है कोर्ट के अंदर है, चार्जशीट उसमें सबमिट हो गई है, और उसमें कहीं करप्शन के चार्जेस नहीं है, कहीं लेन देन की बात नहीं है, उसमें सिर्फ इरेगुलरिटीज़ की बात है कि आपने जो किया वो ड्यू प्रोसेस नहीं था। जबकि उनका कहना भी गलत है, जब आप कोर्ट में चल रहा है तो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन अगर ड्यू प्रोसेस कोई चीज़ नहीं हुई है तो वो इरेगुलरिटीज़ हो सकती है, और इलीगलिटी भी नहीं है, लेकिन करप्शन कहाँ से आ गया, पीएमएलए कहाँ से आ गया, उसमें पैसे का लेन देन कहाँ से आ गया, तो उसमें कोई फंडिंग तो हुई नहीं है। वो तो 32 लोग थे, 32 लोगों को 2 महीने के लिए रखा गया था, इन्होंने खुद ही उनको हटा दिया था। 2 महीने की सैलरी गई है तो काम करने के बुनियाद पर गई है। अभी हाईकोर्ट वो लोग चले गए थे, तो हाईकोर्ट ने कहा कि भाई इन लोगों ने अगर काम किया है तो इनको पैसे आप देंगे, कैसे रखेंगे कैसे नहीं है तो अलग चीज़ है। आप कह रहे पीएमएलए का मामला नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना पर एक बार फिर से बोलते हुए कहा है कि हमारे देश में सबसे पहले जातिगत जनगणना कराई और जारी की है, क्योंकि आज के जमाने में विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। राज्यों में भी इसकी पूरी चर्चा हो रही है, और हम लोगों ने तो जो भी था, अब 9 पार्टियां थी, सबका मीटिंग करके भी सब बात बता दिया गया। और जब हाउस शुरू होगा तो एक एक हाउस में भी पूरा डिटेल, अब सब लोगों को जो भी किया गया है ना, आर्थिक स्थिति का भी, हर एक परिवार का, जिसमें सभी जातियों का है, वो सब का उसी समय पूरा का पूरा सब करके और हाउस में भी रख दिया जाएगा, सब अवेलेबल से को भी दे दिया जाएगा। एक एक चीज को जो जानेंगे तो हाउस में हम लोग रखेंगे, तो इसीलिए एक एक चीज को रख देंगे हम लोग, तो सब एक एक काम अरे भाई आप चिंता मत करिए, एक बार सभी पार्टियों के साथ मिल करके हम लोगों ने तय किया, बहुत अच्छा हो गया।
इसको सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे और उसके बाद आगे क्या करना है, जो कुछ भी करना है सबसे विमर्श करके हम लोग करेंगे। अभी मत कुछ पूछिए हमसे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनता को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने केटीबी भारत है हम एनिमेशन सीरीज को लॉन्च करते हुए संबोधित किया। इस दौरान उनका कहना है कि लोगों को कहां से पता चले कि देश में क्या हुआ है। ये एक अनोखी कोशिश है जिससे भारतीय भाषाओं में और 7 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में इसे बनाया गया है ताकि देश ही नहीं बल्कि दुनिया को भी गुमनाम नायकों के बारे में जानकारी दी जा सके। जैसा कि नाम से ही विदित है, भारत और भारतीय के ताने बाने में बुनी इस एनिमेटेड सीरीज में हमारे देश का गौरवगान और हमारे नायकों की पर अभिमान की छाप है। इस एनिमेटेड सीरीज के माध्यम से हम भारत की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और उन नायकों के जीवन पर और उनकी उपलब्धियों पर एक ऐसा प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं जो शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है मुंजाल जी, इसमें 30% पात्र जो हैं वो महिलाएं हैं। आज भारत में महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण पार्लियामेंट और असेंबलीज में नरेंद्र मोदी जी ने दिया है ताकि एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में वो अपनी सेवाएं दे सके, मैं कहता हूं इस भारत की महान भूमि में भारत की बेटियों ने तब से अपना योगदान दिया जब से हम स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। उसमें भी और इस सीरीज में भी 30% महिलाओं को स्थान दिया गया, ऐसे नायकों को जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान अपना दिया। बरेली में सीबीगंज क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर 2 शोहदों ने ट्रेन के आगे फेंक दिया। बता दें कि कोचिंग से घर लौटते समय छात्रा के साथ ये घटना हुई है, जिसमें छात्रा के हाथ और दोनों पैर कट गए हैं, कई हड्डियां भी टूट गई हैं। तो वहीं छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस शोहदों की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि सीएम छात्रा के साथ पटना पर सख्त दिखाई दे रहे हैं और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। फिलहाल प्रभारी निरीक्षक, हल्का दरोगा और बीट सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। छात्रा के उपचार की व्यवस्था के लिए 5 लाख रुपए की राशि तत्काल दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बरेली के मीरगंज में रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल जमीन का बैनामा कराने आए चाचा भतीजे और उसकी पत्नी पहुंचे थे, जहां चाचा भतीजे और उसकी पत्नी ने अपने चाचा की संपत्ति को अपने नाम कराने की बात की, जिसका विरोध करने पर भतीजे और उसकी पत्नी ने वृद्ध चाचा से मारपीट की है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपी को थाना लेके गई है। रायबरेली में तेज रफ्तार डीसीएम गाड़ी ने 2 महिलाओं को कुचल दिया है, जिसमें दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है, जिसके बाद डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सेबसी मोड़ की बताई जा रही है। रायबरेली में चाइनीज मांझे पर लगाम नहीं लग रही है। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना अरिया थाना क्षेत्र के आईटीआई मोड़ के पास की बताई जा रही है। पीलीभीत के देउरिया क्षेत्र में करंट लगने से युवक की मौत हो गई, जिसका शव खेतों से बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बता दें कि 35 साल का अमरपाल भट्टे पर काम करता था। घटना की खबर मिलते ही परिवार में शोक की लहर है।
रायसेन के रांची विदिशा बाईपास मार्ग पर वाहन चेकिंग किया गया। चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 21 लाख रुपए सहित 8 किलो चांदी एक कार से जब्त की है। टीम के साथ अशोक जैन को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पैसे और चांदी को लेकर भोपाल जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिद्धार्थनगर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बता दें कि वीडियो में प्रोजेशन विभाग में उर्दू अनुवादक सहायक तनवीर अहमद घूसखोरी के रुपए लेता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं घूस में ली गई 500 रुपए की गड्डी गिनते साफ दिख रही है। बताया जा रहा है कि प्रोबेशन विभाग के अधिकारी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। बिजनौर के जजी चौक पर सैकड़ों वकीलों ने इकट्ठा होकर जाम लगाया है। बता दें कि वकीलों ने पश्चिम यूपी में हाई कोर्ट की बेंच की मांग को लेकर जाम लगाया है। तो वहीं वकीलों ने यह भी कहा कि सरकार ने चुनाव के समय सस्ता और सुलभ न्याय देने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो वहीं सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी इस मौके पर तैनात रहा। मुरादाबाद में कोतवाली इलाके में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि मकान के रास्ते के विवाद के चलते हत्या की गई थी, जिसमें पुलिस ने 24 घंटे में हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक हत्यारा और मृतक आपस में रिश्तेदार हैं। तो वहीं हत्यारे के रिश्तेदार ने 2 दिन पहले जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया है। लखनऊ में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती का मौका राजनीतिक नूरा कुश्ती में तब्दील हो गया। वजह थी जेपी नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने की, जिसको लेकर लखनऊ की सड़कें समाजवादी पार्टी का अखाड़ा बन गई और आंदोलन के पर्यायवाची रहे जेपी की जयंती एक बार फिर यूपी में राजनीतिक भूचाल ले आई। दरअसल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जेपी नारायण की जयंती के मौके पर कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी मंगलवार को तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे, लेकिन उसके बाद जेपीएनआईसी की गेट पर ताला जोड़ दिया गया। आठ फीट ऊंचा गेट के उस पार अखिलेश और अखिलेश के सामने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति। और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद सपाइयों ने भी नहीं की थी। अखिलेश ने बाहें चढ़ाई और फिर कर दी 8 फीट ऊंचे गेट की चढ़ाई। जी, दिन बुधवार था, सियासी पारा आसमान पर था। मौका था लोक नारायण जयप्रकाश नारायण की जयंती का। ऐसे में अखिलेश भी फुल फॉर्म में थे। जमकर बवाल हुआ, सपाई नाराज हुए। मीडिया के कैमरों के बीच अखिलेश ने चुनौती स्वीकार की और गेट को फांद दिया। चलिए अब ये जान लीजिए कि पूरा मामला क्या है, क्यों ये बवाल हुआ। दरअसल लोक नारायण जयप्रकाश नारायण की जयंती का मौका था। ऐसे में अखिलेश यादव को जेपी नारायण इंटरनेशनल सेंटर में माल्यार्पण करना था। एलडीए ने अनुमति नहीं दी, गेट पर ताला जड़ा था। लिहाजा अखिलेश यादव 8 फीट ऊंचा गेट फांदकर
अंदर घुस गए और खबरें हैं कि उनके खिलाफ अब FIR भी दर्ज हो सकती है। सरकार छिपाना चाहती थी, ये टीन लगा करके दरवाजों पे, गेट पे ताला लगा करके क्या छिपाना चाहती थी सरकार? क्या सरकार क्या ये छिपाना चाहती थी जो करोड़ों रुपए की चीजें बनी थी यहाँ? स्मारक बर्बाद कर दिया, JPNIC बर्बाद कर दिया, रिवर फ्रंट बर्बाद कर दिया, जो समाजवादियों के निशान थे, नेताजी ने जिसकी शुरुआत की थी, उस निशान को ये मिटाना चाहते थे, इसलिए टीन शेड ये लगाई है। ये सरकार तो वो है जो दूसरों से वसूल के भरपाई करती है। कम से कम सरकार को और मुख्यमंत्री जी को खुद फैसला लेना चाहिए कि जो नुकसान यहाँ हुआ है, JPNIC में हुआ है या रिवर फ्रंट में, क्या वो अपने वेतन से करेंगे? क्या मुख्यमंत्री अपनी भरपाई जो करेंगे वेतन से करेंगे क्या? यूपी में घर घर पेयजल पहुंचाने के लिए योगी सरकार की तरफ से तेजी से काम किया जा रहा है। गोरखपुर में जल जीवन मिशन के तहत 2200 करोड़ की 632 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनमें से 61 का काम पूरा हो चुका है और लोगों को इसका लाभ मिलने लगा है। देखिए एक रिपोर्ट। देश में एक बड़ी समस्या है पानी की। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जहां शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाती। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से हर घर जल योजना की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए गोरखपुर में काम चल रहा है। गोरखपुर में 632 कार्यों को स्वीकृति मिली है, जिसमें 61 परियोजनाएं अभी तक पूरी हो चुकी हैं, जो करीब 2200 करोड़ की है। योजना के तहत 200 टैंक जो खराब थे, उनको भी ठीक करवाकर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायतों की तरफ से हर घर से 50 रुपए का जल शुल्क लिया जाएगा, जिससे लोगों को प्लम्बर, बिजली, पंप सेट लगाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं 632 परियोजनाओं का काम साल भर के भीतर पूरा किया जाएगा। लाभार्थियों को हर घर कनेक्शन पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में गोरखपुर के पूरे घरों की संख्या 5,00,000 है IMIS के डाटा के हिसाब से, जिसमें अभी वर्तमान में 3 लाख घरों को कनेक्शन दे दिया गया है। वहीं योगी सरकार की इस योजना से लोगों को आसानी से घर पर ही पेयजल मुहैया हो रहा है, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर है। जीवन मिशन बहुत ही अच्छा है, इससे घर में स्वच्छ पानी परिवार को मिल रहा है, सभी लोग खुशहाल महसूस कर रहे हैं। जल की कोई अभाव नहीं है, बाकी स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा है। जल की समस्या जो पहले आती आई है, वो सब चीज़ों से हम लोग को निवारण मिल रहा है और इससे काफ़ी लाभ है। योगी सरकार में प्रदेश के विकास के लिए तेजी से काम हो रहा है। लोगों को सस्ते दरों पर निःशुल्क पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे जनता खुशहाल है और सरकार का आभार जता रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।